हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है आपकी 10वीं क्लास के बचे हुए 2 पेपर के लिए टाइम टेबल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दिया है और आपको टाइम टेबल ध्यान है? नहीं ध्यान है तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर टाइम टेबल डाल चुका हूँ, देख लेना। ठीक है, आपके एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान और गणित के दोनों पेपर होने हैं, उनकी डेट फिक्स हो गई है। तो अभी तक जो हमने वीडियो लिए थे वो थोड़े कम टाइम के छोटे वीडियो थे। आज से हम जो वीडियो ले रहे हैं वो काफ़ी बड़े होने वाले हैं और आज के वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास में लेसन 4 चैप्टर 4 है उसको पढ़ने वाले हैं। और इसमें मैं आपको कुछ ट्यूशन करवाऊंगा, कुछ फिर आपको वर्कआउट दूंगा। ठीक है, होमवर्क में आप करोगे और संभवतः एक्सरसाइज जो 4 है, अपनी लेसन 4 है, वो हम आज और कल 2 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको करवाऊंगा। और दूसरी बात, आपको क्लास में जो भी मैंने मॉडल टेस्ट पेपर करवाए थे, टेस्ट लेने के लिए क्वेश्चन पेपर दिए थे, उनको सोल्व कर लो। परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 4, जिसका हेडिंग है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें x, y दो चर हो, दो अल्फाबेट हो। आया समझ में? ये दो चर वाला समीकरण कहलाता है। अब इसमें आता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होती है, वो कहलाता है रैखिक समीकरण। और ऐसे समीकरण को जब हम ग्राफ पर सोल्व करेंगे ना, तो उसका सॉल्यूशन एक स्ट्रेट लाइन आएगा। उसका सॉल्यूशन क्या है? स्ट्रेट लाइन आएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इसमें देखो x पावर 1 है, y पावर भी 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या है? ये रैखिक समीकरण। ठीक है, और रैखिक समीकरण का हम लेते हैं व्यापक रूप। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं x ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दूसरी रैखिक समीकरण लेते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कहोगे सर ये तो सेम ही हो गई, इसलिए हम इसकी पहचान के लिए क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट है ना, उसके लिए a की वैल्यू a1 और b की वैल्यू b1 और c की वैल्यू c1। तो ये किसको इग्नोर कर रही है? ये इंगित कर रही है इक्वेशन फर्स्ट को। इसी प्रकार ये सेकंड इक्वेशन है, इसलिए a2 b के साथ b2 और c के साथ c2, ये लिख देते हैं। तो ये a1 b1 c1 किसको प्रकट कर रहे हैं? समीकरण नंबर 1 को। और a2 b2 और c2 किसको प्रकट कर रहे हैं? समीकरण नंबर 2 को। याद रह जाएगा? चलिए, अब रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। रैखिक समीकरणों को हल करने की मूल रूप से विधियां हैं 2। मूल रूप से कितनी विधियां हैं? 2। एक है आरेख विधि, जो आपके 10वीं के सिलेबस में अब हमें करनी है। ठीक है, इसी चैप्टर में हम इसको करने वाले हैं। बीजगणितीय विधि, जिसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणा विधि, ये हम 9th क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके इस चैप्टर में हम करने वाले हैं इस रैखिक समीकरणों को ग्राफ के द्वारा हल करना। और ध्यान रखना, कन्फर्म 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है। कन्फर्म 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और कहीं गलती होने की संभावना नहीं है। ठीक है, अब एक वर्ड आता है संगत समीकरण। क्या वर्ड आता है? संगत समीकरण।
संगत समीकरण का मतलब क्या होता है, जब इस प्रकार से समीकरण का पेयर दे रखा हो और उन पेयर में x और y का कम से कम एक एक मान निकालना संभव हो, x और y की कम से कम एक एक वैल्यू निकालनी संभव हो, तो वो क्या होता है, संगत समीकरण होता है। एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है लेकिन कम से कम क्या, एक वैल्यू निकाल सके, तो वो संगत समीकरण होगा। और अगर किसी समीकरण में x और y की एक भी वैल्यू नहीं निकाल दी जा सकती तो हम क्या कहते हैं, ये समीकरण निकाय असंगत है। ठीक है, तो हमें संगत और असंगत समीकरणों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं संगत और असंगत क्या है। देखिए, ठीक है, देखना, जब आप इनको सोल्व करेंगे ना तो लिखेंगे a1 a2 इज नॉट इक्वल b1 b2। अगर ये कंडीशन आ जाती है, कंडीशन नंबर 1, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण निकाय संगत है और इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब इसमें x और y की एक ही वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू, ये नहीं है कि x की वैल्यू 1 तो 2 आ गई और x की दूसरी वैल्यू 4 आ गई, ऐसा नहीं होगा। y की वैल्यू 1 की 0 आ गई, दूसरी की 3 आ गई, ऐसा नहीं होगा। x की वैल्यू 2 आई है तो 2 के अलावा x की दूसरी वैल्यू कोई नहीं होगी। y की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 0 के अलावा और कोई नहीं होगी, तो ये क्या है, अद्वितीय हल है। ये कौन सी कंडीशन है, अद्वितीय हल है। कंडीशन नंबर 2, जब समीकरण निकाय में ये इस प्रकार से हो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये सभी इक्वल हो, तो क्या होगा, समीकरण निकाय संगत है और इसका अनंत हल है। इसका क्या है, अनंत हल है। और तीसरी कंडीशन जब ये आ जाती है a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 बट नॉट इक्वल c1 c2, तो यहां ये क्या है, असंगत है। यहां क्या है, असंगत है। ठीक है, क्या है ये, असंगत। और असंगत है इसका मतलब इसमें x और y का कोई हल नहीं निकाला जा सकता। आ गया समझ में। और ध्यान रखना, कई बार इस प्रकार से पूछ लेते हैं, इस समीकरण निकाय में जो ग्राफ में सरल रेखाएं होगी वो कैसी होगी। इसमें क्या होगा, अद्वितीय हल होगा ना, तो सरल रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी, काटेगी। आया समझ में। रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदित। तो यहां पर रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदित होगी, यानी एक दूसरे को काटने वाली होगी। और इस कंडीशन में अनंत हल है तो दोनों जगह इसमें तो क्या होगी, रेखाएं ऐसे एक दूसरे को काटेगी। और इसमें क्या होगी, रेखाएं संपाती होगी। रेखाएं क्या होगी, संपाती। और संपाती का मतलब क्या होगा, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा, ये रेखा है इसके ऊपर ही क्या होगी, दूसरी रेखा, ये संपाती होगी। ठीक है, ये एक रेखा और दूसरी भी इसके ऊपर ऊपर होगी, तो इसका क्या होगा, अनंत है। और तीसरी है असंगत, और असंगत होगी ना तो दोनों रेखाएं कहीं काटेगी नहीं, पैरेलल होगी दोनों लाइन। ठीक है, तो ये तो हमने इन द्विघात समीकरण के बारे में बेसिक जाना। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है 4x 6y इज 9। ठीक है, आपको इसमें क्या बताना है
कि समीकरण है वो इस प्रकार से दे रखा है a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो आपको बताना है कि समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। समीकरण निकाय क्या है? संगत है या असंगत। ठीक है, तो हम चेक करना है संगत है या असंगत। कैसे करेंगे? देखो स्टार्ट कैसे करते हैं। 2x 3y। अब हमें संगत और असंगत करने से पहले क्या करना है? इक्वेशन की वैल्यू 0 रखनी है। तो ये ऐड प्लस है, इसका ट्रांसफर कर इधर ले जाओ, क्या आ गया? 0। इसी प्रकार इस समीकरण में 9 को इधर ले आओ, 0 आ गया। अब देखते हैं a1 की वैल्यू 2, क्योंकि x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक है वो पहली समीकरण में -3 b1 है और अचर पद है वो c1 है। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन से लेते हैं। a2 है 4, b2 है -6 और c2 है -9। अब हमें चेक करना है कि ये समीकरण निकाय संगत है अथवा असंगत है। क्या चेक करना है? संगत है अथवा असंगत है। ठीक है, तो चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहले a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2। ओके, तो चेक करते हैं a1 2 a2 4 -3 -6 कैंसिल करो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 इक्वल है। अब c को और लिख लो, c की वैल्यू -8 -9, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 8/9 8/9। अब बताओ ये दोनों तो इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल है? यहाँ क्या साइन आएगा? नॉट इक्वल का। क्या साइन आएगा? नॉट इक्वल का। तो यहां पर आप लिखेंगे ये कंडीशन नंबर 3, यानी a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 बट नॉट इक्वल c1 c2। तो कौन सी कंडीशन है ये? थर्ड कंडीशन है। इसमें क्या होगा? समीकरण निकाय असंगत है, इसका कोई हल नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण निकाय असंगत है, इसका कोई हल नहीं है। इस प्रकार से एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपके पास 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया और बाकी पार्ट मैं नोट कर रहा हूं। ये आपके लिए है होमवर्क और आज ही सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद आपके क्वेश्चन का सॉल्व है मुझे व्हाट्सएप जरूर करोगे। थर्ड क्वेश्चन है इसमें 2x - 2y इज इक्वल टू 2, 4x - 4y इज इक्वल टू 5 और फोर्थ क्वेश्चन है 4/3x प्लस 2y 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। देखना एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया आपको ये, और थर्ड सेकंड और फोर्थ पार्ट आप होमवर्क में करोगे और करने के बाद मुझे व्हाट्सएप, इनका सॉल्यूशन है व्हाट्सएप पर भेजोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए, मैं आपको फिर से सॉल्व कराऊंगा। ओके, इसके बाद जस्ट अभी एक दूसरा वीडियो और मिलेगा जो हमारे दूसरे क्वेश्चन का होगा। थैंक यू।